नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो कैच चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। आज हम आपसे बात करेंगे बुध और चंद्रमा के बारे में। अब समझते हैं बुध और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के बारे में। चंद्रमा पानी है और बुध काई है। जमीन पे काई लगी हो और पानी उसके ऊपर हो तो फिर भी पानी काम का होता है, मगर अगर वही काई पानी में घुल जाए तो जहर बन जाता है। एक और एग्जांपल बताता हूं। रेत और पानी अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो समुद्र का खारा पानी, जो कि किसी योग्य नहीं होता। इसी तरीके से चंद्रमा और बुध कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हो अच्छा नहीं होता। चंद्रमा अच्छा कैसे है? चंद्रमा अगर सिर्फ राशियों के हिसाब से हम इसको नहीं देखेंगे, इसको देखने के लिए बहुत सारे हैं, जिसमें से एक तरीका है कि बृहस्पति पहले के घरों में और केतु बाद के घरों में, तो चंद्रमा बर्बाद है। चंद्रमा किसी भी राशि का यहाँ पर क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा को अच्छा करने के लिए कहते हैं कि केतु पहले के घरों में और बाद के घरों में बृहस्पति, तो चंद्रमा अच्छा होता है। पर पहले के घर में बृहस्पति और बाद के घर में केतु, तो चंद्रमा बर्बाद। चंद्रमा हमारा दिल है और बुध यानी कि बुद्धि। हम इंसान दो तरीके से सोचते हैं, एक दिल से और एक दिमाग से। जो तो दिल से सोच होती है वो चंद्रमा की होती है, और जो दिमाग की सोच होती है वो बुध की होती है। अब कुंडली में अगर कहीं पे भी चंद्रमा और बुध इकट्ठे हुए ना, तो अब क्या हो गया, दिल और दिमाग एक ही हो गया। अब ऐसा इंसान सिर्फ वन ट्रैक सोचता है, उसके पास दूसरी कोई सोच नहीं है। और जिनका चंद्रमा और बुध अलग अलग है, वो एक बात बोल रहे हैं किसी को और दूसरा क्या बोलना है, उनके अंदर में ये विचार चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध अलग अलग है और साथ में वन ट्रैक सोच वाले। ऐसे लोगों को अगर ठीक से नहीं रखा गया ना, तो ये आत्महत्या तक करने की नौबत खुद के लिए पैदा कर सकते हैं। और इनके वजह से सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनके पूरे खानदान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी जो सोच होती है वो वन साइडेड होती है। अगर सोच लिया कि इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है ना, तो वो फिर आत्महत्या करके ही बात को सुलझाना चाहते हैं। तो ऑलवेज कुंडली में बुध और चंद्रमा इकट्ठे कभी अच्छे नहीं है। पर फोर्थ हाउस जो होता है वो तो चंद्रमा का घर है, और सेवेंथ हाउस जो होता है वो तो बुध का घर है। तो फोर्थ हाउस में बुध अकेला ऑलवेज राजयोग कारक है, और सेवेंथ हाउस में अकेला चंद्रमा जागा हुआ राजयोग कारक है। मगर ये दोनों अपने अपने घरों में ठीक नहीं है। जैसे फोर्थ हाउस में चंद्रमा और सेवेंथ हाउस में बुध, ये दोनों उस वक्त उतना अच्छा नहीं है। मगर वहीं पे फोर्थ हाउस बुध और सेवेंथ हाउस चंद्रमा बहुत ही शुभ फल देगा। और फोर्थ हाउस में अगर चंद्रमा और बुध इकट्ठे हो गए, या सेवेंथ हाउस में चंद्रमा और बुध इकट्ठे हो गए ना, तो जैसा मैंने बोला कि ये फिर आत्महत्या का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब किसी के भी लगन चार्ट में ना, अगर चंद्रमा पहले है और बुध बाद में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चंद्रमा पहले है मतलब दिल पहले है, तो इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है। और ये दिल से ज़्यादा सोचने के कारण ना, इनके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, ये दयालु ज़्यादा होते हैं, लोगों से प्रेम भाव ज़्यादा रखते हैं, अपना फ़ायदा बाद में, दूसरों का फ़ायदा पहले सोचते हैं। तो ऐसे इंसान ना मतलब सांसारिक ढंग से जी नहीं पाते, क्योंकि इनमें दया भावना ज़्यादा हो जाती है।
तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग तो कर नहीं सकते हैं, खुदगर्ज ये बन नहीं सकते हैं। तो ऐसा इंसान को ना सांसारिक सुखों में थोड़ी कमी रहती है। और वहीं अगर बुध पहले और चंद्रमा बाद में, तो अब दिल पर भारी दिमाग, अब इंसान दिमाग से सोचने वाला होगा, अच्छे से प्लानिंग करना, अच्छे से प्लॉटिंग करना, चीज़ों को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, अपना फ़ायदा पहले देखना। अब ऐसे इंसान ऐसा हो जाएंगे जिनका बुध पहले है और चंद्रमा बाद में है, और ये अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। दोस्तों, तो आपने समझा कि चंद्रमा और बुध का कितना गहरा संबंध है, एक दिल से, एक दिमाग से। और एक संबंध बताता हूँ दोस्तों कि चंद्रमा की जो नाजायज औलाद है उसको कहते हैं बुध। तो बाप के बिना बेटा नहीं चलेगा और बेटे के बिना बाप नहीं चलेगा, मगर है दोनों दुश्मन। अब एक कहानी बताता हूँ इनको, आप लोगों की दुश्मनी की, कि ये मैंने क्या कहा, नाजायज पुत्र बुध कैसे और क्यों। तो बहुत पहले की बात है कि देवताओं के जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, उनकी जो बीवी थी तारा, तारा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर देखने में। और चंद्रमा, जो चंद्रदेव थे, वो भी बहुत सुंदर थे देखने में। तो उनके मन में ना एक लालच थी कि किसी भी तरीके से ना मैं तारा को अपना बना लूं। उनका ये सोच था। तो क्या हुआ ना कि अब देवगुरु बृहस्पति, तो वो तो गुरु थे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए। तो पहले के ज़माना में जब लोग पढ़ाने बाहर जाते थे तो काफ़ी दिनों तक वहीं रहते थे। तो उनके जाने के बाद ना चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति का रूप धारण कर लिया और माँ तारा के साथ चले गए। उनको पता ही, माँ तारा को पता ही नहीं चला कि ये चंद्रमा है, ये मेरे पति नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ के हिसाब से दोनों थे, तो उनके बीच में संबंध भी बना। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके बीच में जब संबंध बना तो वो तो अब कट लिए। फिर बाद में जब बृहस्पति देव आए और तो गुरु आदमी, उनको पता चल ही गया, और उस वक्त माँ तारा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो उससे जो बच्चा निकला माँ तारा से, उस बच्चे का ही नाम पड़ा बुध। अब था तो ये नाजायज, क्योंकि ये चंद्रमा का था। तो बृहस्पति देव ने बोला चंद्रमा को, ये तुम्हारा है, तुम अपना लो। बोला मैं क्यों उसे अपनाऊं। तो बृहस्पति देव ने बोला कि ये तो मेरा भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं सकता। तो दोनों ने नहीं अपनाया। तो जब दोनों ने नहीं अपनाया ना, तो बुध तो अब इन दोनों का ही एक तरीके से संतान हो गया, चंद्रमा का तो खासकर। अब दोनों ने अपनाया नहीं, तो क्या हुआ कि बुध हमेशा शत्रुता करता है चंद्रमा से और बृहस्पति से, मगर चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों कभी भी शत्रुता नहीं करते हैं बुध से। एग्जाम्पल आपको एक बताता हूँ छोटा सा, अच्छा एग्जाम्पल पे बाद में आते हैं, पहले ये कहानी और कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या हुआ कि अब ये तो दुश्मनी की बात आपको पता चल गई कि बुध और चंद्रमा दुश्मन क्यों है और क्यों नाजायज औलाद है, मतलब नाजायज पुत्र है उसका। तो अभी क्या हुआ ना कि बृहस्पति देव को तो जब ये सब पता चला, तो उन्होंने ना चंद्रदेव को श्राप दिया कि हे चंद्र, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे जो ये इतना घमंड है, ये सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और तुम पर दाग लग जाएगा और तुम्हारी हस्ती भी मिट जाएगी। अब श्राप तो काम करता है। तो क्या हुआ कि उस वक्त फिर चंद्रदेव का हस्ती मिट गया, और जो आप दाग देख रहे हैं चंद्रदेव पे, वो इस कारण से आ गए, जो भी दाग हम यहाँ से देख पाते हैं। तो मगर अब पृथ्वी से जब चांद चला गया, तो अब तो जीवन संभव नहीं होगा। धरती पे सुनामी आने लगी, भूकंप आने लगे, लहरों का जो जल है समुद्र का, वो इधर उधर उफान मारने लगा। कहीं पे भी कभी भी बारिश हो जा रही थी, कोई चीज ठीक नहीं था। जैसा कि चंद्र नहीं हो, जैसा कि अगर चंद्र ना होगा तो जो होगा जैसा आप तो जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि सारे देवता परेशान हो गए।
सारे देवता गए देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए कि आप श्राप को वापस ले लीजिए, आप श्राप को वापस ले लीजिए, बट बृहस्पति देव ने नहीं माना। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि क्या करे। आप बोले चलो नारायण के पास चलते हैं। अब गए विष्णु भगवान के पास। अब विष्णु भगवान ने बोले देखो मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सब मिलके गए भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा तो भोले हैं, उन्होंने बताया, बोला देवगुरु बृहस्पति को कि आप कुछ कीजिए ना, आपने ऐसा तो कर दिया। तो भोले बाबा के बोलने के बाद ना बृहस्पति देव ने बोला कि श्राप तो मैंने दे दिया है, तो अब श्राप तो श्राप रहेगा। तो हस्ती मिटनी थी तो हस्ती तो मिटेगी ही। अब आज हम कैसे उस चीज को देखते हैं कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की हस्ती मिट जाती है और धीरे धीरे करके फिर थोड़ा चांद थोड़ा चांद थोड़ा चांद करके 15 दिन के बाद फिर से पूर्णिमा और फिर 15 दिन बाद अमावस्या आ जाती है। तो हस्ती तो मिट जाती है और चंद्रमा को स्वरूप में फुल मून में उस दिन ही लाया जाता है जब वो पूर्णिमा होती है। उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में आता है। और फिर चंद्रमा को बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपने यहाँ पे धारण किया। यहाँ पे जहाँ पे उनका जटाएं हैं, बाले हैं, जहाँ पे वहाँ पे चंद्रमा को शिव जी ने स्थान दिया, जो हम फोटो में भी देखते हैं कि शिव जी के बालों से चंद्रमा मतलब पानी बह रहा है। तो ये यही कारण था इस श्राप को थोड़ा कम करने का। तो इसीलिए चंद्रमा के जो आराध्य देव हैं वो है भोलेनाथ। और हर दिन जो चंद्रमा का होता है वो होता है सोमवार के दिन, जिस दिन हम लोग भोले बाबा की ही पूजा करते हैं। तो किसी का भी अगर चंद्र खराब है ना तो वो भोले बाबा की पूजा कर सकता है। भोले बाबा हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टोरी मैंने आपको बताया चंद्रमा और बुध के क्लैशेस के बारे में कि क्यों दुश्मनी है, कैसे उसका नाजायज पुत्र है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बुध शत्रुता करता है चंद्रमा और बृहस्पति से, इसका एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि दूध जो होता है वो चंद्रमा होता है और फिटकरी जो होती है वो बुध होती है। अब दूध गिरे फिटकरी पे या फिटकरी गिरे दूध पे, नाश हमेशा दूध का ही होगा, दूध फट जाएगा। और बृहस्पति के साथ तो बृहस्पति है सोना और बुध है पारा। सोने में पारा गिरे या पारा गिरे सोने में, नाश हमेशा सोने का ही होगा। तो चंद्रमा प्लस बुध और बृहस्पति प्लस बुध कॉम्बिनेशन एकदम गड़बड़ है। तो ये कहानी में ना सूर्यदेव ने जो है उसको बुध को अपनाया था, बुध को आशीर्वाद दिया था। तो सूर्य से बुध हमेशा मित्र भाव रखता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि कांच जो होता है, शीशा, वो बुध होता है। हमारे घर में जो खिड़कियां होती है वो आजकल कांच की होने लगी हैं। तो आप देखेंगे कि दिन के समय में ना जब सूर्योदय होता है तो जब हम कांच को ढकेंगे ना तो सूर्य की जो रोशनी है वो कांच से आर पार हो जाएगी। मतलब कांच उसको पूरा इजाजत देता है, वो उसका मित्र है कि आप मेरे आर पार हो जाओ। पर हवा जो है, हवा को वो आर पार होने नहीं देता है क्योंकि बृहस्पति से शत्रुता रखता है। हवा, ऑक्सीजन इज बृहस्पति। दूसरा एग्जांपल से आप ऐसे समझते हैं कि अगर कोई कांच की बोतल है और उसमें अगर हम ढक्कन लगा देना तो कांच के अंदर जो हवा बंद है वो बाहर नहीं आ पाएगी और बाहर की हवा अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये शत्रुता और मित्रता इस प्रकार से है। वैसे पापी टोला राहु के साथ, शनि के साथ इसके अच्छे संबंध है ही, पर बुध और बृहस्पति के साथ तो बहुत ही खराब संबंध है।